आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा पुस्तिका को सॉल्व करेंगे जो प्री बोर्ड का एनएम सेट है। ठीक, इसमें से पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आर कोई संबंध है, नेचुरल नंबर में है पर एक संबंध है। ठीक ना, आर कोई संबंध है एन पर, मतलब नेचुरल नंबर में। ठीक, जो आर इस प्रकार से है, आर इक्वल टू एक्स वाई है, सच डेट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 द्वारा परिभाषित है, तब आर का प्रांत क्या होगा। आर का प्रांत मतलब प्रांत होता है एक्स का वैल्यू। ठीक, तो अब देखिए इसमें से सब x के ही मान है, मतलब कौन सा इसमें से रख दिया जाए कि ये इक्वेशन संतुष्ट हो जाए। ठीक, तो इसमें से पहला देखेंगे, जब यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान कितना रखना पड़ेगा। जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 3 रखकर इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये चूंकि पहले से ही 2 है, 6 2 8 हो जाएगा। और जब यहाँ पर 4 रखेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पर 2 का मान 2 पहले से ही है और इसमें y का मल्टीप्लाई किया गया, तो y का मान जब 2 रख देंगे तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। ये 4 x का मान रखा गया तो 4 4 मिलकर 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x का मान 6 रखेंगे, उसी प्रकार से फिर यहाँ पर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 और 2 मिलकर 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक उत्पाद की इकाई के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय रुपए में आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x इक्वल टू 15 तो सीमांत आय क्या होगा, मतलब इसका सीमांत आय बताना है। ठीक, अब सोल्यूशन को देखेंगे इसके, तो इसका सोल्यूशन ये है, आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, जो कि गिवन इक्वेशन है, x इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पर आर डैश एक्स मतलब यहाँ पर दोनों का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किए हैं। ठीक ना, आर डैश एक्स हो गया है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो आर डैश एक्स हो गया है इक्वल टू 6x प्लस 36। ये जब इसका किए हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा तो 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 इसका x का वैल्यू रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग वाला है, cos x dy बाई डी एक्स प्लस cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन x इक्वल टू 1 का समाकलन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका भी सोल्यूशन यहाँ पर देखिए, cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन x इक्वल टू 1 है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब जो cos x है इसको पहले यहाँ से हटाएंगे। ठीक ना, तो इसको हटाने के लिए इसको cos का डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो सभी में cos का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स बाई वाई साइन एक्स बाई cos x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बाई cos x का मान sec x रख दिया गया। ठीक ना, तो इसको इस रूप में फिर से करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स बाई cos x का मान 10 रख दिया है, तो ये इक्वेशन आ गया है। ठीक ना, अब इस इक्वेशन की तुलना इस dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू पी एक्स, ये इक्वल टू है, इक्वल टू क्यू से तुलना करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर p का वैल्यू 10x आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इस रूप में जब कोई इक्वेशन आता है तो इसके लिए एक फार्मूला है, इस पर रखकर इसको सॉल्व किया जाता है। IF मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। ठीक ना, ई पे समाकलन ऑफ p। ठीक ना, मतलब ई के ऊपर जो होगा p का समाकलन करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए ई के ऊपर समाकलन करेंगे तो 10x का समाकलन करेंगे, जो p का वैल्यू है, तो 10x का समाकलन करेंगे तो ये log sec x आ जाएगा। ठीक ना, और उसके बाद ये मतलब इसको सॉल्व कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, और ये प्लस का c हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन घ वाला, यदि आव्यूह समीकरण निकाय में a इक्वल टू
इतना मतलब मैट्रिक्स है और है तथा निकाय असंगत है तब k का मान बताए। ठीक, अब इसके भी सॉल्यूशन, चूंकि यहाँ पर निकाय संगत असंगत है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और इसको सारणी के रूप में इसको लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद मतलब एक बार जब इसको लेंगे, इसको 4 को लेंगे तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, यहाँ पर k बचेगा तो k का गुणक हो जाएगा। और यहाँ पर जब 5 को लेंगे, यहाँ पर माइनस का 5 होगा ना, यहाँ पर माइनस का लेंगे 5। ठीक, तो यहाँ पर जब माइनस का 5 लेंगे तो ये दोनों इसके क्रम में है तो इसको नहीं लेंगे तो ये 6 वाला हो जाएगा। तो 6 × 30 यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया गया है, तो यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर ये सारणी रूप में है, ये ऐसे पहले लिख लेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे, a = डिटर्मिनेंट के रूप में। ठीक, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर ये वाला आया है। ठीक है, और इसका आंसर ये वाला है, और इसका आंसर ये वाला है, और इसका आंसर ये वाला है। अब इसमें देखेंगे, इसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक, तो अब इसका भी सलूशन देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो पहले इसका वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब एक का मान क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान चूंकि 1 ही होता है तो एक को यह लिख सकते हैं। ठीक, और साइन 2x को 2 sin x इंटू कास एक्स लिख सकते हैं। ठीक ना, अब इसके बाद इसको संक्षिप्त में लिख सकते हैं x साइन x प्लस कास x का स्क्वायर। ठीक ना, साइन x प्लस कास x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये स्क्वायर है और ये रूट है, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये बचेगा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो साइन x का माइनस कास x होता है और कास x का साइन x होता है। ठीक, तो इसके बाद इसको सॉल्व करने के पश्चात लास्ट में ये आंसर आएगा। ठीक, अब इसको देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसमें से ये तो है नहीं, यही इसका आंसर है। ठीक, ये वाला। अब नेक्स्ट लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से सभी खंडों को हल कीजिए, प्रत्येक एक अंक। ठीक, अब इसका क्या करना है, साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका भी सलूशन देखेंगे, तो इसका सलूशन देखेंगे y = sin x log x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर sin x का cos x हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो इसको रख देंगे, फिर अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके log x स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करेंगे। ठीक, और उसके बाद उसी का मल्टीप्लाई करके ये जो बचा है उसका अवकलन करेंगे। ठीक, अब दूसरी लाइन में देखेंगे इसको, ये तो पहले का हो चुका था। अब log x का क्या होता है, log x का अवकलन क्या होगा, ये ऐसे लिखा जाता है, log x का अवकलन ये 1/x होता है, तो x का मान यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है तो ऐसे हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, ये एक का अवकलन 0 हो जाएगा और इसका 2x हो जाएगा, और इसको इस रूप में लिख देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर ख वाला इसका देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = 2x + 3) R में मतलब रियल नंबर में निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक ना, तो इसका भी सलूशन देखेंगे। अब f(x = 2x + 3) है, तो इसका सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा और प्लस 3 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर f(x = 2), जब देखिए चूंकि f(x = 0 से बड़ा है, ठीक ना, 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर चूंकि f(x) 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, अतः इसलिए R में फलन
एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए वर्धमान फलन है। अगर ये नेगेटिव होता, 0 से छोटा होता, तो ये ह्रासमान फलन होता। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 0 से पाई तक इसका लिमिट दिया गया है। उसके बाद काश एक्स क्यूब का अवकलन कर देना। ठीक ना, इसका लिमिट 0 से पाई तक दिया गया है। तो इसका पहले काश क्यूब एक्स का करेंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा अपान काश पे 4x हो जाएगा, सॉरी काश पे 4 की घात x हो जाएगी। ठीक ना, उसके अपान 4 हो जाएगा इंटू काश x। ठीक, जो काश x है इसका अभी एक बार और अवकलन किया जाएगा। ठीक ना, इसका अवकलन किया जाएगा और ये चूंकि इसका अवकलन हो चुका है ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा, ये 0 से पाई तक होगा। अब इसके बाद जब इसका कर देंगे तो साइन x आ जाएगा। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या में 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। मतलब कोई वृत्त की त्रिज्या है तो उसके त्रिज्या में 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, तब वृत्त की परिधि में वृद्धि की दर बतानी। मतलब जब त्रिज्या वृद्धि होगी तो उसकी परिधि में भी वृद्धि होगी, तो उसी को देखना है। दिया गया है त्रिज्या में परिवर्तन, जो दिया है त्रिज्या में जो वृद्धि की दर है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसकी वृद्धि की दर इतनी है तो dr/dt मतलब समय के सापेक्ष इसकी वृद्धि होगी ना, तो ये इसका इतना हो जाएगा। फिर इसके देखेंगे परिधि में, परिधि चूंकि 2πr होता है, इसमें वृद्धि की दर देखेंगे तो इसका भी अवकलन करेंगे। ठीक, जब इसका अवकलन में देखेंगे तो 2π यहाँ पर करेंगे जब, तो ये 2π चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर dr/dt है। ठीक, तो अब dr/dt का मान इतना था तो यहाँ पर 2π यहाँ पर 2π है, 2π मल्टीप्लाई 0.7। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इतनी आएगी, उसके परिधि में वृद्धि की दर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। ठीक, तो इसका भी सलूशन देखेंगे। चूंकि पहले एकाकी होने के लिए x1 = x2 होना चाहिए, इसी की जांच करनी पड़ती है तो एकाकी कैसे होता है, तो इसमें x1 = x2 का होना अनिवार्य है एकाकी होने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे f(x) = 2x है, एकाकी के लिए f(x1) = f(x2). ठीक, तो यहाँ पर x1 जब रहेगा तो 2x1 हो जाएगा और जब x2 रहेगा तो 2x2 हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 = x2 आ जाएगा। अतः ये फलन जो है एकाकी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसके मतलब आच्छादक होने के लिए इसका परिसर और सहप्रात बराबर होना चाहिए, परिसर और सहप्रात बराबर होना चाहिए। ठीक, उसी की जांच करेंगे। अब परिसर को निकालेंगे। f(x) = 2x दिया गया है तो f(x) को y कह सकते हैं, y = 2x। ठीक, जब x = 1 रखेंगे तो y = कितना आएगा, 2 आएगा। जब x = 2 रखेंगे तो y = 4 आएगा और इसी क्रम में ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक ना, जब फिर 3 रखेंगे 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा x का वैल्यू। ठीक, ऐसे तब इसका ये परिसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब ये इसका सहप्रात है, क्योंकि ये परिसर 2, 4, 6, 8 है, ऐसे निरंतर क्रम में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक, और ये भी नेचुरल नंबर में, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ पर केवल इवन नंबर है और यहाँ पर इवन और आड दोनों है। ठीक ना, यहाँ पर केवल सम है, यहाँ पर सम और विषम दोनों संख्याएं हैं। अतः ये परिसर और सहप्रात बराबर नहीं है। देखिए, परिसर व सहप्रात समान नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है।
ये फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, प्रत्येक 2 अंक के हैं। ठीक, अब इसमें दिया गया है प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के द्वारा आव्यूह इतने का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। ठीक, अब इसका सलूशन देखेंगे। a इक्वल टू 2 4 2 1 4 2 है ना, तो इसका a इक्वल टू आई ए। ठीक, आई ए मतलब ये हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका a का मान निकालने के लिए a मतलब इन्वर्स है इसका, तो जब a का मान निकालेंगे तो पहले R1 को चेंज करेंगे 1/R1 में। ठीक, जब 1/2 R1 में चेंज करेंगे तो ये होगा, जो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, जब 2 का इसमें डिवाइड करेंगे ये 1/2 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 1/2। चूंकि ये जो फलन है इसको इस रूप में लाना है, ये जो फलन कह रहे हैं, सॉरी फलन नहीं, ये मैट्रिक्स जो है इसको इस रूप में लाना है। ठीक ना, तो इसको इस रूप में बदलने के लिए 1/2 किया गया है, तो ये इसका 1 तो आ गया और ये 1/2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, अब जब ये हो गया तो इसके बाद R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 4 R1। R2 कितना है, R2 कहाँ गया, R2 माइनस का 4 R1 में, मतलब यहाँ पर जो R2 ये वाला है और इसमें से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका 4 गुना करके, तब 4 R1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 है और इसका भी मतलब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं लाना है। ठीक ना, यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ तो 1 लाना था। ठीक, तो अब इसको देख लेंगे, यहाँ पर भी उसी क्रम में वैसे ही हो जाएगा। ठीक, और a इक्वल टू इतना, तो इसका जब यहाँ पर 0 आ गया तो अब ये नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर 0 आ ही नहीं सकता है। अगर 0 आएगा तो इनका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पर चूंकि बाएं पक्ष के द्वितीय पंक्ति में सभी अवयव 0 हैं, बाएं पक्ष का। ठीक ना, LHS यही है ना, तो इसका जो द्वितीय है, द्वितीय जो पंक्ति है, इसके सभी अवयव 0 हो चुके हैं, अतः यह a, इसके लिए a इनवर्स सत्यापित नहीं हो सकता। ठीक ना, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यह दिया गया है, दर्शाइए कि बिंदु 2i कैप पहली बिंदु है और ये दूसरी बिंदु है -i कैप -4j कैप माइनस, ये तीसरी बिंदु है -i कैप प्लस 4j कैप एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक ना, इसको मतलब प्रूव करना है कि ये तीनों बिंदुओं से जो बनने वाला त्रिभुज है वो समद्विबाहु है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसका। अब यहाँ पर ये बिंदुएं तीनों हैं, a मान लीजिए 2i कैप, b मान लीजिए -i कैप -4j कैप, और तीसरी जो बिंदु है -i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, अब यहाँ पर a का स्थिति सदिश, ठीक ना, a का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर 2, 0, 0। ठीक, अब b का पोजीशन वेक्टर इतना हो जाएगा, c का इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर a और b के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसमें से जो इसका पोजीशन है, इसमें का पोजीशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर जब इतना करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये इतना आएगा। अब इसका परिमाण निकालेंगे। ठीक ना, जो परिमाण आएगा तो इसका इतना हो जाएगा, तो इसकी दूरी 25 हो जाएगा। ठीक ना, 25 यूनिट। अब इसका AC का परिमाण निकालेंगे, तो AC का भी उसी क्रम में, मतलब 2i के माइनस का ये कर देंगे। ठीक, तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो और AC का वैल्यू भी, AC का परिणाम भी इतना ही आएगा। अतः देखिए दोनों भुजाएं बराबर हैं, अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब ये है, 2 बिंदु दिए गए हैं, पहला है जिसमें से एक जो है ये 2, 3, 4 है, और B वाला जो है 4, 1, -2 है। ठीक,
और को मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना। ठीक, तो वह मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए चूंकि ये बिंदु ए है और बी है, ठीक ना, तो जब ये बिंदु ए है और बी, तो इसका ये मध्य बिंदु एक्स को निकालना है, तो इसका जो एक्स होगा, ये एक्स मतलब ये एक्स है इसका, तो इसके दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा इसका एक्स वाला पोजीशन, और वाई वाले पोजीशन को निकालकर वाई दोनों के वाई को जोड़कर उसका हाफ कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर वाई का पोजीशन आ जाएगा और जेड का भी उसी प्रकार से जेड के स्थिति को जोड़ करके उसका हाफ कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा पोजीशन। तो एक्स वाई जेड का पोजीशन कितना आ जाएगा, 3,2,1 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, ये घ वाला है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो इसका भी सोल्यूशन को देखेंगे। घ वाले के क्वेश्चन का मतलब इंटीग्रेशन करना है, इसका सोल्यूशन भी अब देखेंगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले x + 2 = t लेंगे, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसके बाद चूंकि dx = dt आ जाएगा, तो यहाँ पर जो t यहाँ पर लिए थे तो यहाँ पर t का स्क्वायर रख देंगे, x + 2 की जगह पर t रख देंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद √2, अब √2 ये कैसे आया, इसको रूट में करके इसका √2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये इस 2 के मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर dx की जगह पर dt रख दिया है। ठीक ना, अब इसके मतलब ये फार्मूला है, इस पर रख करके ये मतलब रख दिया गया। ठीक ना, ऐसे रखते हुए चला गया है। ठीक, इस प्रकार से इसका यह आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें से दिया है, इसके शीर्ष दिए गए हैं, यदि शीर्ष 2,6, 5,4, K,4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो K का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो इसको डिटर्मिनेंट की सहायता से लगाएंगे, डिटर्मिनेंट मतलब सारणी की हेल्प से लगाएंगे। तो इसको डिटर्मिनेंट के हेल्प से लगाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट जब रखेंगे तो इसके प्रत्येक बिंदु को पहले ये रख देंगे, उसके बाद ये जो बचा हुआ एक पॉइंट हो इसकी जगह पर एक रख देंगे। ठीक, अब इसको 2 लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 6 है, ये पहले माइनस है और एक माइनस और लगता है 6 के साथ। ठीक, जब इसको और ये पंक्ति छोड़कर इन दोनों ये और ये पंक्ति को सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको और इसको ढक लेगा तो इतना आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका K का वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या है, सदिश 5i कैप - j कैप + 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ठीक ना, एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है। ठीक ना, इसी के अनुदिश हो और उसका परिणाम 8 इकाई हो। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब इसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक ना, एकांक सदिश। अब इसका एकांक सदिश इस फार्मूले से निकालेंगे, वेक्टर A अपान मॉड ऑफ वेक्टर A। ठीक ना, ये वेक्टर A होगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर 5i कैप - j कैप + 2k कैप अपान इसका जब मॉड होगा तो इसका जब रखेंगे तो ये इसका 25 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, ये 30 आ जाएगा। ठीक ना, ये 30 आ जाएगा और ये 5i कैप है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में इसी के अनुदिश 8 इकाई की परिमाण निकालना है, तो इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना, तो जो आएगा इसका परिमाण 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स। ठीक, इसका आप देखेंगे सॉल्यूशन कैसे होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स डी एक्स। ठीक, इसको अब इसका मतलब कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो इस पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे पहले, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स। मतलब ये फर्स्ट सेकेंड दो है ना, दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसका क्या होगा, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिख देंगे, फर्स्ट का फलन हो जाएगा और सेकेंड का समाकलन। ठीक, फिर माइनस का फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन और होल का समाकलन। ठीक ना, अब इसको देखेंगे फर्स्ट कैसे कैसे होगा, आइलेट की सहायता से देखेंगे। लॉग एक्स फर्स्ट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब इसका करेंगे, चूंकि यहाँ पर फर्स्ट को वैसे ही रख देना था, इसका फलन लिखना था, अब इसका समाकलन करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसका एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स का क्यूब अपान 3 आ जाएगा और 1 का करेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो इसका लॉग एक्स का 1/x होगा अवकलन। अब इसका फिर करेंगे इसी प्रकार, जैसे ये हुआ है सेकेंड का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर दोबारा तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3 हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, अब ये log x ऐसे ही आ जाएगा, इसको ऐसे सेम उतार देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये x है जो इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपान 3 प्लस एक्स। ठीक, अब इसका होल का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, अब इसको देखेंगे log एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स। ठीक, इसके बाद इसके इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स क्यूब अपान 3 आ जाएगा और ये जो पहले से 3 था इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान 2। ठीक, अब ये ऐसे ही हो जाएगा नीचे। ठीक, ये इसको ब्रैकेट को रख देंगे यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखा परिवार y इक्वल टू mx के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक, तो अब इसको देखेंगे कैसे मतलब इसका अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे इसका निकालेंगे। ठीक ना, तो इसमें दिया गया है y इक्वल टू mx प्लस c का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था, तो इसका पहले x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ये x जो है ये इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आ जाएगा ये नीचे, और ये x जो होगा इसका मल्टीप्लाई में ये इसका 1 आ जाएगा। ठीक ना, ये इसका जब करेंगे इसका करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। ठीक, और ये m जो है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और x के सापेक्ष ये अवकलन हो रहा है, तो x के सापेक्ष जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक ना, जब ये 1 होगा तो ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, जब इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये जब एक बार इंटीग्रेट किया जाता है तो y डैश लगाया जाता है, यहाँ पर इसके y डैश भी इसके इक्वल में हो सकता है। ठीक ना, यहाँ पर इसके इक्वल में y डैश भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डबल डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या था, केवल m है, तो m कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक, तो यही इसका है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अवकल समीकरण। हम नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी 5 खंड को कीजिए। ठीक, प्रत्येक 5 अंक के हैं। ठीक,
इसमें दिया गया है डी एक्स अपान रूट में 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का इंटीग्रेट करना है। ठीक, इसका सोल्यूशन देखेंगे, इसको देखेंगे जब इसमें से 1/4 कामन, जब 4 को इसमें से जब कामन लेंगे, इसमें से जब ये 4 है x के गुणांक पर से हटाएंगे तो यहाँ पर इनके में 4 नहीं है चूँकि, तो इनके अपान में 4 लग जाएगा, और जब 4 इस रूट से बाहर निकलेगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो दोबारा देखेंगे इसको, 1/2 ये बाहर आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 3x/4 और ये 5/4 है, और यहाँ पर इसको जोड़ और घटाया गया है। ठीक है ना, जोड़ा और घटाया गया है। अगर किसी डिजिट को जोड़ा और घटाया दोनों जाएगा तो इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, तो अब इसको देखेंगे। अब इतने को क्या कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है ना, तो इसको x माइनस 3/8 के रूप में लिख सकते हैं, के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, ये क्या किया जा रहा है, ये पूर्ण वर्ग बनाया जा रहा है। ठीक ना, इसको पूर्ण वर्ग बनाया जा रहा है, पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है इसको सॉल्व किए हैं तो 71 आया है, और ये 64 है, तो 71 जो है इसको रूट में रखकर इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और ये 64 है तो इसका रूट करके फिर इसका वर्ग कर दिए हैं तो इसके वही वैल्यू के इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, लेकिन इफेक्ट तो नहीं आएगा और हमारा जो है ये काम बन जाएगा और इस फार्मूले के रूप में ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस फार्मूले के बेस पर इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, इस फार्मूले के बेस पर इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो इतना आएगा 1/2, ये बाहर का पहले है। ठीक, तो 1/2 log x माइनस 3/8 का स्क्वायर होगा, x माइनस 3/8 का स्क्वायर ये यहाँ नहीं रहेगा। ठीक ना, यहाँ स्क्वायर नहीं, चूँकि यहाँ पर x है। ठीक, और रूट में x प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए है। ठीक, तो ये इसका मान है, x इसका है और ये इसका है। ठीक ना, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और ये ऐसे ही सेम हो जाएगा। ठीक, प्लस का से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, ये डिटर्मिनेंट से लिया गया क्वेश्चन है। x माइनस ए बी सी ए एक्स माइनस एक्स प्लस बी सी ए प्लस बी ए बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब इसका सोल्यूशन देखेंगे, इक्वल टू 0 के रूप में है। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये क्वेश्चन है पहले का और इसको C1 को, ठीक ना, C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड किया गया। ठीक, इसको ऐड करके इसके C1 को तीनों के ऐड के रूप में लिखा गया। ठीक ना,